नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो से कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी प्रश्न से आप इस वीडियो में जो भी प्रश्न आएगा, इन सभी प्रश्न से आप परिचित हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कुल 50 प्रश्न में आप कितना सही ईमानदारी से कर सकते हैं। आप खुद की अपनी जांच कर सकते हैं। इसमें कॉपी और कलम की ज़रूरत आपको होगी, तो ज़रूर कॉपी और कलम ले लेंगे और 50 प्रश्न को लिख करके आप सही सही से इन सभी का जवाब देंगे। उसके बाद अपने आप में जांच कर लेंगे। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसके साथ साथ वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेंगे। आपके लाइक से अगले वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा और एक प्रकार की आंतरिक एनर्जी प्राप्त होती है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? तो संज्ञा में हम लोग समझ रहे हैं कि 5 प्रकार के भेद हैं। इसके 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक है। तो केजरीवाल को सफलता मिली, यहाँ पे सफलता शब्द पर फोकस किया गया है कि सफलता में कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन आपके समक्ष है: जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या तो फिर समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर भाववाचक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है यही आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? फिर उसी प्रकार से लेंगे, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा होती है जिसे मापा या तौला जा सके। तो ऑप्शन है पानी, राष्ट्र, सेना और मित्रता है। तो निश्चित रूप से पानी को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है इस चारों ऑप्शन के आधार पर। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, मैदान में सभा हो रही है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पे सभा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या तो फिर व्यक्तिवाचक। तो सभा कहने का अर्थ हो गया वहाँ अनेक लोगों का सम्मिलन हो रहा है, अनेक लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, सभा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा यहाँ पूछा गया है, कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे भाववाचक, समूहवाचक। तो गंगा के बारे में पूछा गया है कौन सा संज्ञा है, तो गंगा किसी व्यक्तिगत नदी की नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, हिंदी का 5 प्रश्न है। उसके बाद अन्य विषय का भी 5 प्रश्न, 5-5 प्रश्न लिया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 विषय को शामिल किया गया है। 5वां प्रश्न, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, यानी कि मेरी निर्धनता पर दया करो। यह एक सेंटेंस है, वाक्य दिया हुआ है, इसमें भाववाचक संज्ञा को चुनना है। ऑप्शन है मेरी निर्धनता दया करो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यह जो निर्धनता है यही आपका सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ से गणित के कुछ प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 5 प्रश्न ही मिलेंगे, 5-5 प्रश्न को ही शामिल किया गया है। एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 30 डिग्री और 100 डिग्री है, यानी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी त्रिभुज है, जिसमें मान लीजिए कि यह 30 डिग्री है, इसके बाद यह 100 डिग्री है। तो यह कौन पूछ रहा है कि कौन सी कितने डिग्री का होगा? तो हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री और 30 डिग्री 130 डिग्री हो चुका है, इसमें आप 50 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 50 डिग्री
आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोणों का माप क्या होगा। तो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक निश्चित रूप से यहाँ का जो कोण होगा, इसको चलिए ए कहते हैं, इसको बी और इसको सी, तो यह कोण भी 90 डिग्री होगा, तभी यह समकोण होगा। और कह रहा है कि समद्विबाहु यानी कि यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में बराबर है। यदि यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर ही होगी भुजा। तो यह जो कोण सी और कोण ए है, यह कितने डिग्री का होगा। फिर वही बातें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 90 डिग्री यह हो चुका है, इसलिए यह 45 और 45 है, यानी कि दोनों मिल करके 45 प्लस 45 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है तो प्रत्येक कोण को ज्ञात करना है। तो पहला कोण 2 यानी कि 2x इसको कहेंगे, दूसरा कोण हो गया 3x, तीसरा कोण हो गया 4x, और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री कर देंगे। अब जोड़िए सभी को, 3 2 5, 5 4 9, यानी कि 9x बराबर 180 डिग्री। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो 180 डिग्री में 9 से भाग देंगे तो यह x का वैल्यू निकलेगा 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री x का वैल्यू आ गया। तो स्पष्ट है 2x बराबर हो जाएगा 2 गुना 20 करेंगे तो 20 दूनी 40, 4 3 7 8 9, तो इस आधार पर पहला कोण 2x है तो 20 दूनी 40 हो गया। उसके बाद दूसरा कोण 3x है तो 20 तिया 60 हो जाएगा, और चौथा कोण 4x है तो 4 चौक 16 यानी कि 160 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ये सब नहीं मिल रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद आगे चलें 9 नंबर में, उस पढ़िएगा, उस कोण का नाम लिखें जिसका माप 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहा जाता है। क्लियर है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, समकोण यानी कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के मान वाले कोण को समकोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, क्या वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। हम यदि एक वृत्त की रचना करते हैं, केंद्र हो गया, तो जितनी भी त्रिज्याएं इसमें खींचेंगे सभी एक दूसरे का आपस में बराबर होता है। तो यह यहाँ पे कह रहा है क्या वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी त्रिज्याएं बराबर होगी। अब यहाँ से इंग्लिश का 5 प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, राम लिव्स, खाली स्थान है और यहाँ पे धौरी है, एक छोटा सा गांव का नाम है। तो इन होगा या तो फिर एट होगा, इसी दोनों में से ऑप्शन ढूंढ लेंगे। नीचे 2 ऑप्शन और दिया गया है, लेकिन इसी दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राम लिव्स छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है, 88 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, पुअर का सुपरलेटिव डिग्री, यानी पुअर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं पुअर का यदि पॉजिटिव डिग्री लिखना हो, POORER, पुअरर हो जाएगा। उसके बाद इसका सुपरलेटिव डिग्री करें POOREST, पुअरेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, चूज करेक्ट, यानी कि यह जो वर्ड दिया हुआ है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है। ब्यूटीफुल एक वर्ड है, ब्यूटीफुल एक शब्द है, इसमें कौन सा शुद्ध है। तो ब्यूटीफुल, इसका प्रत्येक वर्ण को देखेंगे, प्रत्येक अल्फ़ाबेट को देखेंगे, तो BEAUTIFUL, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पे चले 14 नंबर में। 14 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
मेटेरियल नाउन है, यानी कि मेटेरियल नाउन कौन है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गुडनेस, राइस, राम और आर्मी है। तो द्रव्यवाचक में आपका राइस हो जाएगा, यानी कि चावल, ऑप्शन नंबर बी सही है। और गुडनेस की बात करें तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राम को कहें तो यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यह आर्मी, यह कलेक्टिव नाउन कहला जाएगा। इसके बाद आगे चलें 15 नंबर प्रश्न में, इंग्लिश का यह लास्ट प्रश्न होगा। ही इज़, इसमें आर्टिकल्स भरना है, ए, एन, दे और नन ऑफ दीज। 15 नंबर में है ही इज़ एम ए। एम ए तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका यदि साउंड के अनुसार से चलेंगे, उच्चारण के अनुसार एम ए, तो इस अनुसार से एम में ए जो आता है यह स्वर वर्ण है। इस आधार पे यहाँ पे एन एम ए हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर, यह बी नंबर जो ऑप्शन एन दिया हुआ है यही आपका सही होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग इतिहास के कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, यानी बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई यह पूछा गया है। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या तो फिर हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह की प्रथा आपका यहाँ पे गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला है 17 नंबर प्रश्न। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, यानी सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन है कुषाण काल में, इसके बाद है गुप्त काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। अफगान, मंगोल, अरब या तो फिर तुर्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरब के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई या तो फिर बाणभट्ट की। तो यह चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, यानी विजय स्तंभ दिल्ली में है, झांसी में है, चित्तौड़गढ़ में है या तो फिर सिकरी में है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग 21 नंबर में आ चुके हैं और यह सिविक्स से रिलेटेड फिर 5 प्रश्न होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भाग की चर्चा की गई है कि भारतीय संविधान में कितने भाग को शामिल किया गया है। 18, 20, 22 या तो फिर 24 है। तो आपका यहाँ पे 22 होगा। 22 भाग है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन है भाग 3, इसके बाद नीचे ऑप्शन है भाग 4, भाग 20 या तो फिर भाग 21 है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में निहित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकार है। तो इसका उल्लेख किस भाग में मिलता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या तो फिर भाग 5। तो राइट आंसर आपका भाग 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य आया है, उल्लेख है। तो यह है ऑप्शन के अनुसार से भाग 4, भाग 4 को, भाग 9, भाग 17। तो यहाँ पे भाग 4 को में संविधान में जो मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है वह भाग 4 को में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 8, 10, 12 या तो फिर 14 है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां की संख्या आपका
10 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद यहाँ से पुनः 5 प्रश्न भूगोल का देखेंगे हम लोग। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी यानी कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या तो फिर कावेरी। तो गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या तो फिर सांगपो। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 28 नंबर, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र या तो फिर नर्मदा ताप्ती। तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, गंडक, कोसी, सोन। इसको सोन पढ़िएगा, सोन। टाइपिंग मिसिंग हो जाता है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वीडियो बनाने में। सभी प्रश्न को छांट करके टाइप किया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है, इसको आप मैनेज कीजिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद है 30 नंबर प्रश्न, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या तो फिर दामोदर है। तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से कला और संस्कृति से 5 प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन महिला प्रधान नृत्य है, यानी कौन महिला प्रधान नृत्य है? ऑप्शन के अनुसार से चलना है, गिद्धा, भांगड़ा, गुड़ियत्तम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर गिद्धा होगा, यानी कि गिद्धा महिला प्रधान नृत्य है, यानी कि महिला की इसमें प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, तांडव नृत्य संबंधित है। तांडव नृत्य किससे संबंधित है? श्रृंगार रस से, वात्सल्य रस से, वीर और रौद्र रस से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी होगा, वीर और रौद्र रस से यह तांडव नृत्य संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि शंकर भगवान इस नृत्य को समान रूप से किया करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पे है रविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अमृत शेरगिल होगा, राजा रवि वर्मा। लेकिन औरत चित्र का चित्रांकन रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। एम.एफ. हुसैन है एक। एम.एफ. हुसैन क्या है? गायक, नर्तक, चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो एम.एफ. हुसैन एक चित्रकार है, इनकी अच्छी चित्रकारी कलाकृति के रूप में जानी जाती है, काफ़ी यह विख्यात है एम.एफ. हुसैन, जो कि चित्रकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर, पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? काफ़ी यह प्रश्न पूछा गया और पूछा भी जाता है, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, इंग्लैंड। तो पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद यहाँ से साइंस का प्रश्न प्रारंभ होगा, जो कि फिजिक्स का, भौतिकी का है। पहला प्रश्न 36 नंबर से होगा, दूरबीन क्या है? क्लियर है, दूर की वस्तु को देखी जाती है, नज़दीक की वस्तु को देखी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जिससे दूर की वस्तु को देखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? फोटो कैमरा, आवर्धक लेंस, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। तो घड़ी साज छोटी वस्तुओं को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखती है, यानी कि उठी हुई उसका पेंदा, तालाब का पेंदा उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या तो व्यतिकरण के कारण। तो आपका यह विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी विवर्तन के वजह से पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखती है। इसके बाद 39 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है तारे टिमटिमाने का? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण या तो प्रकरण के कारण। तो तारे का टिमटिमाना
अपवर्तन के कारण होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न की जानकारी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का पुनः 5 प्रश्न हम लोग देखेंगे। काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी संभावित प्रश्न है परीक्षा के लिए। लोहा का शुद्धतम रूप है, यानी कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील? तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर, लोहा को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? रांगा, मैग्नीज, कैडमियम या तो फिर निकेल? तो इसमें लोहा को इस्पात में बदलने के लिए निकेल का मिलावट किया जाता है, Na का, और इसे मिलाने से लोहा इस्पात में तब्दील हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 43 नंबर है, लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? जल से, जल एवं ऑक्सीजन से, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, जल एवं नाइट्रोजन से? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जल एवं ऑक्सीजन से होती है, यानी कि H2O प्लस O2, यानी कि इनके कारण ही लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है? तो लोहे में जंग लगने से, यानी कि लोहा में यदि जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर है, तड़ित चालक बना होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या तो फिर इस्पात का? तो तड़ित चालक तांबा का बना होता है। 45 का ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का कुछ प्रश्न देखेंगे, यानी 5 प्रश्न ही देखेंगे। अनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। अनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क या तो बैलेंस? तो यहाँ पे मेंडल अनुवंशिकता के पिता कहलाते हैं, अनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? हाथी, ऊंट, और यहाँ पे नीली व्हेल है, उसके बाद मनुष्य है। तो क्लियर है, नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? गाय, मयूर, सिंह, बाघ? तो यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाघ भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। इसके बाद 49 क्वेश्चन में आ चुके हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय? यह भी आसान सा प्रश्न है। कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी आप जरूर देंगे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया, किस जंतु को सबसे पहले पालने पोषने का काम किया। कमेंट के माध्यम से इसका क्या सटीक जवाब होगा, जरूर इसकी जानकारी देंगे। अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, थाइमस, अवटू या तो इनमें से कोई नहीं? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अधिवृक्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी संभावित प्रश्न के रूप में प्रैक्टिस किए इन 50 प्रश्नों का। और यदि इन प्रश्नों का आप सही कॉपी और कलम की सहायता से लिख लिए होंगे और इनका मिलान किए होंगे तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट के माध्यम से ज़रूर लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हमने इन प्रश्नों में इतना प्रश्न सही बनाया। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।